हाय गाइस, मैं श्वेता राणा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस में। सो गाइस, आज फिर से लाई हूँ मैं आपके लिए एक नया लेक्चर एक नए टॉपिक के साथ। देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसमें से कुछ पॉइंट जो है जो मैं आप लोगों को जो है आज के लेक्चर में भी थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि लास्ट जो हमने स्टेटमेंट छोड़ा था वो हमने किसके बारे में डिस्कस करके छोड़ा था, वो छोड़ा था हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल के बारे में डिस्कस करते, ठीक है। तो फाइनली बात ये है कि रूट्स के द्वारा जो है मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एक्टिवली एंड पैसिवली जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यहाँ पर यदि वाटर के मॉलिक्यूल जा रहे हैं तो साथ साथ में मिनरल के मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे, इस तरीके से जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ये एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं रूट की सहायता से, किसके साथ साथ, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ सीखी, यदि हम एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल की बात करते हैं रूट के द्वारा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है रूट के द्वारा वो एक्टिवली होता है, ठीक है, एक्टिवली होता है। लेकिन कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो पैसिवली भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो रूट के द्वारा पैसिवली भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। लेकिन वो कैसे किए जाते हैं? एक्टिवली यदि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक्टिवली यदि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पर हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम बोलते हैं पंप, ठीक है। पंप की ज़रूरत पड़ती है और पंप कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, राइट। लेकिन कुछ जो मिनरल मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं पैसिवली, कभी भी एक्टिवली जो है एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं, किसी भी टाइप के एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो पंप और चैनल होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं। मतलब जो पंप है, जो पंप जिस आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो उसी आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा, जो चैनल जिस आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो उसी आयन को ट्रांसपोर्ट करेगा, एक दूसरे का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर पता है क्या कंडीशन आती है? यहाँ पर पता है ये खासियत होती है कि हम लोग ये जान सकते हैं कि किस तरीके का आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में आयन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। देखिए जिस तरीके से मान लीजिए मैंने एग्जांपल आप लोगों को समझाया था कि ये मैंने एक पंप का एग्जांपल लिया, ये मैंने एक चैनल का एग्जांपल लिया, ठीक है। पंप के एग्जांपल की यदि हम बात करते तो मैंने बताया कि ये वाला जो पंप है ये सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करता है और ये वाला जो चैनल है पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो हमें आइडेंटिफाई हो रहा है ना, हम ये देख पा रहे हैं ना कि कौन सा पंप किस आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कौन सा चैनल किस आयन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये खासियत होती है मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में कि हम चैनल और पंप के क्या है स्टडी करने से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा आयन किस पंप से ट्रांसपोर्ट हो रहा है या कौन सा जो आयन है किस चैनल से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमें ये भी पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी में जो है मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है। देखिए ऐसे समझ कर चलिए, सपोज दैट कि रूट की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर मान लीजिए कि 10 तो पंप प्रेजेंट है और 10 ही चैनल प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी रूट भी होती हैं, बहुत छोटी छोटी रूट्स भी होती हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब छोटी छोटी रूट्स प्रेजेंट है तो उनके अंदर भी चैनल प्रेजेंट होंगे, पंप भी प्रेजेंट होंगे, बड़ी बड़ी है तो बड़ी बड़ी के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, काउंटेबल नहीं है, ठीक है, हम जो है किसी रूट के अंदर काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उसकी इंटरनल स्टडी की बात करते हैं, जब हम प्लांट के रूट की इंटरनल स्टडी की बात करते हैं तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर से ये जान सकते हैं कि किस रूट में कितनी संख्या में तो पंप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, कितनी संख्या में जो है चैनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कैरियर, ठीक है, कैरियर। ये भी ध्यान रखना, ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को सब लॉन्ग डिस्टेंस में, लेकिन यहाँ पर हम कैरियर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम दो ही स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें एक्टिवली और पैसिवली हमें समझना है, ठीक है। अब यदि हमें सपोज दैट पता चल गया है कि हाँ भाई इस प्लांट के रूट में 10 पंप प्रेजेंट है और 10 ही चैनल प्रेजेंट है, तो हमें पता चल रहा है ना कि 10 पंप और 10 चैनल प्रेजेंट है, तो इन्हीं 10 पंप और इसी 10 चैनल से होते हुए मिनरल्स को क्या है, ट्रांसपोर्ट होना है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी है जो मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है और कौन कौन से मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। समझ सकते हैं इस बात को? तो समझ लीजिए, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जो है हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस कर ली है। हमने क्या डिस्कस कर लिया है? हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आपका अपटेक, ठीक है, अपटेक एंड एब्जॉर्प्शन हमने मिनरल्स जो है स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को बताया था भैया प्लांट है, प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, वाटर मिल रहा है तो खाना भी तो बनाना है ना उसे। खाना किसकी फॉर्म में बनता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनता है। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड को बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। अब ये मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? मिनरल्स या तो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स या तो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट को कहीं ना कहीं किसी न किसी मेथड से सॉइल से जो है मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, राइट।
अब ऐसा तो नहीं है ना कि प्लांट खड़ा है और वो सोइल से कह रहा है मिनरल आ जा, मिनरल आ जा, और मिनरल आ जाएगा, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। ऐसी वो यदि हमने H2O के ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था तो हमने वहाँ भी देखा था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे H2O आ जाए, H2O आ जाए तो क्या आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें स्पेसिफिक टाइप के मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है जिसके थ्रू जो है मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, वाटर को हम लोगों ने पढ़ लिया था, मिनरल को आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स को जाना है कि कैसे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे रूट की सहायता से, एक्टिवली और पैसिवली जो है एब्जॉर्ब किए जाएंगे। यदि आपसे कोई पूछे कि हाँ भैया रूट की सहायता से जो मिनरल्स हैं क्या वो सिर्फ एक्टिवली ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, मेरा आंसर होगा नहीं। हमने अभी पढ़ा है पैसिवली भी जो है मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। बस शर्त यहाँ पर ये है कि यदि हम मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो एक्टिवली कर रहे हैं तो हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें पंप की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि हम मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है पैसिवली कर रहे हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है बच्चों, हमें चैनल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन यदि हम ये पूछें कि किसका एवरेज ज़्यादा होता है, मतलब किसकी संख्या किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन की होता है, पैसिवली ट्रांसपोर्टेशन की होती है मिनरल की कंडीशन में, तो आप हमेशा बताएंगे कि एक्टिवली मिनरल ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेरिजन टू पैसिवली मिनरल ट्रांसपोर्टेशन। राइट, मैं इतना समझ रही हूँ कि यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ चुकी है। फिर भी यदि किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं टॉपिक को रिपीट ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए, लेकिन आपको बताना होगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हमारा जो है प्लांट के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल का जो प्रोसेस है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। अब नॉर्मल सी बात है कि रूट की सहायता से, जैसे कि हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के टाइम पढ़ा था, हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के टाइम भी ये डिस्कस किया था कि जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाटर रूट की सहायता से या रूट हेयर की सहायता से, बाद में वो वाटर कहाँ जाकर स्टोर हो जाता है, जाइलम में स्टोर हो जाता है। फिर जाइलम की जो वेसल्स हैं, जो ट्रैकिड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, आए हुए वाटर को पूरे प्लांट्स में क्या कर देती हैं, ट्रांसपोर्ट कर देती है। अब नॉर्मल सी बात है कि मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो भी रूट की सहायता से हो रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली बात ये जाननी है कि हमें मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, या हमें मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया है कि जिस तरीके से प्लांट को अपने ग्रोथ करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए भी या कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट बनाने के लिए भी जो है प्लांट्स को डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है कि प्लांट के अंदर यदि फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है तो डैट मीन्स उसके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होना ही होना है। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होना है तो डैट मीन्स उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रोसेस होना है। वाटर के अंदर यदि ट्रांसपोर्टेशन वाटर का हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन मिनरल का भी होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद शुगर का फॉर्मेशन होता है या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल की सहायता से ही क्या है प्लांट की लीफ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ आप लोगों को ये याद रखनी है कि सबसे पहले जो मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, सबसे पहले जो मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो प्लांट के उन पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं जिन पार्ट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए इस तरीके से समझ कर चलिए कि प्लांट में कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो ओल्डर स्टेज के होंगे। डैट मीन्स ये है कि उन्हें अब ज़्यादा जो है अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ओल्डर एज में चले गए हैं, यानी कि उनका टाइम आ रहा है अब प्लांट से अलग होने का। यानी कि नॉर्मल बात की जाए तो कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं प्लांट के अंदर जिनकी एज जो है कंप्लीट हो चुकी है, जो अपनी ओल्डर एज में चले जाते हैं और जो मरने वाले हैं। एक नॉर्मल सी बात कहूँ, अब जो मरने वाला यदि कोई पार्ट है प्लांट के अंदर तो उसे ग्रोथ तो अपनी करनी नहीं है, ना ही उसे डेवलप करना है। कहने का मतलब ये है कि, तो कहने की बात ये है कि प्लांट के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो ओल्डर स्टेज में चले जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि प्लांट के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ओल्डर स्टेज में चले जाते हैं। अब क्योंकि वो ओल्डर स्टेज में चले गए हैं, ओल्ड स्टेज में चले गए हैं, तो ना तो उन्हें अपने आप को ग्रो करने की ज़रूरत है, ना अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो उन्हें क्या है, ज़्यादा अमाउंट में मिनरल और वाटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जो मिनरल हैं वो उन पार्ट्स में जाके ट्रांसपोर्ट होते हैं या उन पार्ट्स को दिए जाते हैं जिन पार्ट्स को अपना डेवलपमेंट करना है, जिन पार्ट्स को ग्रोथ करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए प्लांट के अंदर जैसे जो ग्रो करने
करने वाले पार्ट होते हैं उन पार्ट्स को सबसे पहले जो है मिनरल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नीड ऑफ मिनरल्स मतलब पार्ट्स को, उन पार्ट्स को ज़रूरत होती है मिनरल्स की जो कैसे होते हैं, जो ग्रोइंग स्टेज के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? जो ग्रोइंग स्टेज के होते हैं। ठीक है, ग्रोइंग स्टेज के मानो तो ऐसे हो सकते हैं कि सपोज डैट वो कौन से पार्ट हो सकते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा वो बर्ड्स हो सकती हैं, सेल की बर्ड्स हो सकती हैं, और तुम्हारा फ्लावर हो सकती हैं, और फ्रूट हो सकता है। ठीक, और तुम्हारा कैम्बियम हो सकता है। ये सब पार्ट्स के ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो कैसे पार्ट होते हैं, ग्रोइंग पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो इन पार्ट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इनको मिनरल मिले। भाई नॉर्मल सी बात है, एक ऐसा मानकर चलिए कि एक छोटा सा बच्चा है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, और एक क्या है 80 साल की एक ओल्ड लेडी है। ठीक है, अब यदि आपको एक कॉमन सेंस की बात है, यदि आप खुद सोच कर चले कि जो डेवलपिंग स्टेज का बच्चा है यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसे ही ना ज़्यादा मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी, उसे ही ना ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, उसे ही ना ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अपनी ग्रोथ कर सके, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में। अब जो 80 एज की जो ओल्ड लेडी है वो तो 80 एज की हो चुकी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है खाने पीने की, उनकी बॉडी को खाने पीने की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या है, लिटिल अमाउंट में ज़रूरत है। जो ग्रोइंग स्टेज वाला बच्चा है उसे ही तो ज़्यादा खाने पीने की ज़रूरत है ताकि वो जल्दी जल्दी अपनी ग्रोथ कर सके। जो 80 ईयर्स की जो हो चुकी है ओल्ड लेडी, वो तो ऑलरेडी अपनी ग्रोथ कर चुकी है, उसके बॉडी में जितना डेवलपमेंट होना था वो हो चुका है, अब तो वो मरने की स्टेज में पड़ी है। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है कि प्लांट के अंदर जो ओल्डर स्टेज वाले पार्ट्स होते हैं, जो मतलब झड़ने वाले पार्ट हैं, शेड आउट होने वाले पार्ट हैं, उनको ज़्यादा मिनरल की या ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो अपना जो कह सकते हैं डेवलपमेंट पीरियड जो है, जो ग्रोथ पीरियड है, वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए उन्हें ना ज़्यादा मिनरल की ज़रूरत पड़ती है, ना ज़्यादा H2O की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो ग्रोइंग स्टेज वाले पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उन्हें ही ज़्यादा मिनरल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमेशा जब भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है तो प्लांट में हमेशा ट्रांसपोर्ट उन पार्ट्स को ज़्यादा किया जाता है जो पार्ट्स ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट कैम्बियम भी हो सकता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रोइंग स्टेज वाले पार्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा जरूरत होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स की एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की। इस डेट क्लियर? आगे चलें। अब नॉर्मल सी बात है, हम लोगों ने समझ लिया है कि हाँ अब रूट या रूट हेयर्स की सहायता से मिनरल के एब्जॉर्ब हो चुके हैं, एक्टिवली एंड पैसिवली हमने 2 टाइप से पढ़ लिया था। अब ये चीज़ आप लोगों को याद होगी कि प्लांट के अंदर जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो वाटर कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? जाइलम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि रूट की सहायता से 2 ही चीज़ें एब्जॉर्ब की जाती है, एक होता है वाटर और एक होता है मिनरल। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? अब यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि जो मिनरल एब्जॉर्ब किया जा चुका है, वो हेडिंग हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल या ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल, यानी कि जो मिनरल रूट्स की सहायता से एब्जॉर्ब कर लिया गया है, अब हम उन मिनरल्स मॉलिक्यूल्स को कहाँ पहुँचाने वाले हैं? रूट की सहायता से, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि रूट टू अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के एरियल पार्ट्स में या प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में अब हम जाइलम से होते हुए मिनरल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने वाले। आई बात समझ में? अब जिस तरीके से हमने एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करते करते क्या है, वाटर मॉलिक्यूल को कहाँ पहुँचाया था? जाइलम में पहुँचाया था। तो इसी तरीके से रूट की सहायता से जब मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो भी कहाँ स्टोर कर दिया जाता है? जाइलम में स्टोर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि जब रूट की सहायता से जो मिनरल्स हैं एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं तो फिर उन्हें स्टोरेज करने के लिए या स्टोर करने के लिए किस में भेज दिया जाता है? जाइलम में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो जाइलम क्या है? यहाँ पे जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब या वाटर को रिसीव करने के लिए जो है कंडक्टिव टिश्यू है, और एज वेल एज मिनरल को भी स्टोर करने के लिए अपने अंदर कंडक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब देखिए, अब जाइलम में क्या है? मिनरल आ चुके हैं। अब जाइलम का ही काम होता है कि वो आए हुए वाटर और मिनरल को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट करें। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होने वाली है? ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स। ठीक है, ट्रांसलोकेशन मैंने आप लोगों को बताया था, इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उस लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांसलोकेशन वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस किनके थ्रू करते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू करते हैं। आई बात समझ में? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन तो हम
हम पढ़ ही रहे हैं, काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, काफ़ी लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। उन लेक्चर्स में हमने डिफ्यूज़न के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन देखा है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के थ्रू भी देखा है, ऑस्मोसिस के थ्रू भी देखा है। लेकिन ट्रांसलोकेशन वर्ड हम उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं जब प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो किन के द्वारा होता है, स्पेसिफिक टाइप के कंडक्टिंग टिश्यूज़ के द्वारा होता है, जिन्हें हम नाम देते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर सब यही जानते हैं, आप, मैं और ओवरलोड जितने भी बच्चे हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, सबने ये सुना होगा कि जो मिनरल्स और जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का या ट्रांसलोकेट करने का जो काम है बेसिकली जाइलम करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लोएम भी मिनरल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो यदि आप लोगों से ये पूछा जाए कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, तो सिर्फ जाइलम नहीं करता है, फ्लोएम भी करता है। लेकिन यदि फूड पार्टिकल्स को यदि ट्रांसपोर्ट करने की बात आती है तो फूड पार्टिकल्स को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलोकेट या ट्रांसपोर्ट जो करते हैं वो फ्लोएम करते हैं, इस बात को याद रखना। लेकिन यदि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसलोकेट या ट्रांसपोर्ट करने की बात आती है तो वहाँ पर आपको दोनों चीज़ बतानी है कि जाइलम भी ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम भी ट्रांसपोर्ट करता है। इस डेट क्लियर? अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जाइलम का तो हमें पता है क्योंकि जाइलम नीचे की तरफ प्रेजेंट है और नीचे की तरफ से ही वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स। तो नॉर्मल सी बात है कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है जाइलम की सहायता से ही मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात ये है कि फ्लोएम किस तरीके से मिनरल को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आइए एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं। एक सिंपल सा हमने यहाँ पे जाइलम ट्रायंगल ले लिया है, यहाँ पर हम रूट ले लेंगे क्योंकि भाई जो भी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है रूट की सहायता से होता है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 लीफ ले ली। ठीक है, एक लीफ थोड़ी सी मैंने बड़ी ले ली है यहाँ पे साइज़ में, और एक लीफ जो है मैंने साइज़ में छोटी ले ली है। छोटी लीफ ली है तो नॉर्मल सी बात है, ये कैसी लीफ होगी बच्चों, ग्रोइंग लीफ है। ठीक है, ग्रोइंग लीफ है ये। और ये कैसी होगी, साइज में बड़ी है, अपना विकास कर चुकी है, ग्रो हो चुकी है, तो ये कैसी होती है, ओल्डर लीफ होगी आपकी। ठीक है, इसे आप ग्रोइंग लीफ भी कह सकते हैं या यंग लीफ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ देखते हैं। अब भैया नॉर्मल सी बात है, मिनरल वाटर सब कुछ जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम। क्योंकि अभी हम नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं, पहले हम जाइलम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट हो गए। इज डेट क्लियर? ये चीज़ तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि नॉर्मल सी बात है, वाटर यदि ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम की सहायता से तो क्या है, मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होंगे, मिनरल के मॉलिक्यूल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसी के साथ क्या है, यहाँ पे हम थोड़े से मिनरल मॉलिक्यूल्स भी बना लेते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब हमें ये समझना है बच्चों कि फ्लोएम कैसे मिनरल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम कैसे मिनरल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो मैं इसी डायग्राम में यहाँ पर आप लोगों को समझा देती हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ के चलिए कि अब क्या है, जाइलम ने तो अपना काम कर दिया, जाइलम ने वाटर और मिनरल्स को जो है ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब सपोज डैट ये क्या है, ये ओल्डर लीफ है। ठीक है, ओल्डर लीफ, मैंने अभी बताया ना कि ओल्डर लीफ होंगी या कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जो ओल्डर एज में चले गए होंगे। कहने का मतलब है कि उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है, उन्हें पता है कि उन्हें अब क्या करना है, हमें पेड़ से गिर जाना है। ठीक है, अब जब ये ओल्ड हो चुकी है तो इसे क्या है, अपने अंदर ज़्यादा स्टोर करने की तो ज़रूरत है ही नहीं कि वो चीज़ों को स्टोर करके रखती जाए। वो क्या करेगी, वो अपनी जो संपत्ति होगी, जो धरोहर हम जिसे कहते हैं वो होगी, या एक तरीके से कह सकते हैं कि अपने अंदर जितना भी उसके अंदर स्टोरेज मटेरियल होगा इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन दी फॉर्म ऑफ वाटर, इन दी फॉर्म ऑफ मिनरल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो ट्रांसपोर्ट कर देती है ग्रोइंग लीव्स को। देखिए ऐसे समझ कर चलिए कि मान लीजिए कि ये अभी नई डेवलप हुई लीफ है और इसके अंदर क्या है, अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जितना इसको फूड चाहिए या जितना इसको मिनरल मॉलिक्यूल चाहिए वो इतना ये एब्जॉर्ब कर पा रही, क्योंकि अभी नई बनी है। ठीक है, नई बनी है, न्यू बॉर्न बेबी है अभी, लेकिन अब उसे खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने हाथों से क्या कर सके, खाना ले सके, अपने हाथों से पानी ले सके। और समझ रहे हैं ना, तो उनको भी जो उसकी मम्मी होगी, जो उसके पापा होंगे या जो उसकी बड़ी सिस्टर होगी, वो क्या करेगी, हेल्प करेगी या नहीं करेगी। तो कुछ कहानी यहाँ पर भी ऐसी है, यहाँ पर भी कहानी यही है कि ये ओल्डर लीफ है। सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ये मम्मी है। ठीक है, मम्मी है। ठीक, अब ये मम्मी है भैया और ये क्या है, इसका न्यू बॉर्न बेबी है।
न्यूबॉर्न क्या है, बेबी है। ठीक है, चलिए मम्मी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहाँ पर दादी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। दादी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। दादी बहुत ओल्ड हो चुकी हैं और उन्हें लग रहा है कि अब मेरा टाइम आने वाला है और मैं निकलने वाली हूँ। ठीक है, समझ लीजिए कि बुरा मत माना, सिर्फ हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ के चल रहे हैं। कभी आप दिल से लगा के बैठ जाए कि हाय मैम ने दादी के लिए ऐसे कैसे बोल दिया। बस एक सिंपल सी बात आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप एग्जाम्पल से रिलेट कर सके, समझ सके। तो अब दादी क्या है भैया, बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन दादी के पास क्या है, बहुत चीज़ें उनके अंदर स्टोर होती जा रही है क्योंकि वो डेवलप हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल मॉलिक्यूल्स भी हैं, बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। ये क्या है, मिनरल मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर स्टोर हो चुके हैं। लेकिन क्या है ना कि अब भैया ओल्ड हो चुकी है तो ना तो इन्हें ज़्यादा भूख लगती है, ना इन्हें ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन चीज़ें इनके अंदर स्टोर हो चुकी हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो कंटिन्यूस हो रहा है। तो अब ये क्या सोचती हैं, अब ये सोचती हैं कि क्यों ना मैं अपने पोता या पोती को क्या करूं, अपने अंदर जो मैंने स्टोर कर रखे हैं मिनरल मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम यहाँ पे मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे मिनरल को ही लेके चलती हूँ। तो दादी क्या सोचती हैं कि मैंने जो अपने अंदर अपनी इतनी सारी दौलत जो है कलेक्ट कर रखी है उसे मैं क्या करूँ, अपनी जो पोती है उसको दे देती हूँ ताकि जब वो बड़ी होगी, जब वो ग्रो होगी, उसके वो काम आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ओल्ड लीफ है इसके अंदर बहुत सारे मिनरल मॉलिक्यूल्स स्टोर हो चुके हैं अब क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करती है बच्चों, ये क्या करती है, ये फ्लोएम की सहायता से जो मिनरल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वो ट्रांसपोर्ट कर देती है किसकी तरफ, यंग लीफ की तरफ। समझ रहे हैं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। भी देखिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है, नीचे से वाटर और मिनरल दोनों ही जाइलम की सहायता से ऊपर के एरियल पार्ट्स में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने दो लीफ का एग्जांपल लिया है, एक मैंने ओल्डर एज वाली ली है, एक मैंने यंग एज वाली ली है। यंग वाली जो है अभी वो छोटी है, अभी उसे डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत सारे मिनरल मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है। लेकिन जब उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने अंदर ज़्यादा अमाउंट को स्टोर कर सके, लेकिन उसे चाहिए तो है क्योंकि उसे अपनी ग्रोथ करनी है, अपना डेवलप करना है। लेकिन जो ओल्ड एज वाली लीफ है, जो ओल्ड हो चुकी है, जिसे शेड आउट करना है, गिरना है, जिसका टाइम आ चुका है निकलने का ऊपर, तो वो क्या करती है, वो ये सोचती है कि मेरा तो डेवलप हो चुका है, विकास हो चुका है, तो मैं तो मरने वाली हूँ, तो मेरे अंदर जो चीज़ें स्टोर हो चुकी हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल मॉलिक्यूल्स, मैं क्या करूँ, यंग लीफ को ट्रांसपोर्ट कर दूँ। ठीक है, ग्रोइंग लीफ को ट्रांसपोर्ट कर दूं। तो वो क्या करती है, वो अपने अंदर के जो मिनरल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उसके लिए कतई भी ज़रूरी नहीं है, वो उनको फ्लोएम की सहायता से जो ग्रोइंग लीव्स होती हैं उनकी तरफ ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि मिनरल मॉलिक्यूल्स का ये मिनरल मॉलिक्यूल्स ही तो हैं बच्चों सारे, और ये क्या है, ये फ्लोएम है, क्योंकि मैंने बताया ना कि फ्लोएम हमेशा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उसकी तरफ जो ट्रांसपोर्ट कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, फ्लोएम होते हैं। तो ये ओल्डर लीफ क्या करती है, अपने अंदर के जो स्टोर मिनरल मॉलिक्यूल्स होती हैं वो इन फ्लोएम की सहायता से जो यंग लीफ है, जो ग्रोइंग लीफ है, उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल का जो प्रोसेस है वो केवल जाइलम की सहायता से नहीं होता है, वो किसकी सहायता से भी हो सकता है बच्चों, फ्लोएम की सहायता से भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाई है, यहाँ पर लिखी है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल का जो प्रोसेस है वो जाइलम और फ्लोएम दोनों की तरफ से होता है। बस फ़र्क इतना है कि जाइलम हमेशा, ये चीज़ मैं आप लोगों को कितनी बार रिपीट कर चुकी हूँ, जो जाइलम है वो हमेशा डाउनवर्ड टू अपवर्ड काम करता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, और जो फ्लोएम है वो हमेशा कैसे काम करेगा बच्चों, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। राइट, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। हम लोगों क्या पढ़ते चल रहे हैं, इतनी सी बात है, ये समझ में आ गई है। अब आगे चलते हैं कि जो मिनरल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो दो फॉर्म्स में होते हैं। यदि हम बात करते हैं कि मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में किन फॉर्म में होता है, तो दो फॉर्म में होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, एक होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में। ऐसा कतई नहीं है कि कोई स्पेसिफिक फॉर्म ही हम क्या है मिनरल्स की आइडेंटिफाई कर ले, नहीं। जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो फॉर्म में होता है। एक तो होता है बच्चों किस किस फॉर्म में, एक तो होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, एक होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में। इनऑर्गेनिक फॉर्म की हम बात करें तो बहुत सारे हैं, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, ठीक, क्लोराइड है, और सोडियम है, पोटेशियम है, एटसेट्रा।
बहुत सारे आयन है, ठीक है। और यही जो चीज़ें होती है जैसे नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, यही क्या है ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, और क्या कह सकते हैं हम बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ए होता है, बेसिक एसिड होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये ऑर्गेनिक फॉर्म होती है। तो ऐसा नहीं है कि मिनरल क्या है सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में होते हैं, वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। यही नाइट्रेट होते हैं, यही बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं, किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये भी मिनरल्स के ही फॉर्म होते हैं। तो वी कैन से डैट कि मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट इनसाइड द प्लांट इनटू टू फॉर्म्स, डेट इज़ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है, पहले हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं, ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज़ सीखी, हम लोगों ने ये चीज़ सीखी है कि मिनरल का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो सिर्फ जाइलम के थ्रू नहीं होता है, वो किसके थ्रू होता है बच्चों, फ्लोएम के भी थ्रू हो सकता है, ठीक है। इस डेट क्लियर। आगे चलें, आगे अब हम समझने वाले हैं कि हमने क्या है नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से ऊपर की तरफ, ठीक है, समझ रहे हैं। नीचे से ऊपर की तरफ जाइलम की सहायता से और ऊपर से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ फ्लोएम की सहायता से मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करके देख लिया है, ठीक है। अब हम जो है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि जो फ्लोएम है वो एक्चुअली में कैसे ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल मॉलिक्यूल्स को। देखिए जाइलम की सहायता से तो हमने जो है क्लियरली समझ लिया था कि हाइपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करते करते जो जाइलम होता है वो मिनरल और एस्ट्रो को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन अब हम थोड़ा फ्लोएम के बारे में तो जानेंगे। तो हम यहाँ अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं कि प्लांट के अंदर मिनरल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम वो कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब जाइलम की सहायता से तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही जो है फ्लो होता है मिनरल ट्रांसपोर्टेशन का जैसे किसका होता है, वाटर का होता है। अब हम थोड़ा सा फ्लोएम की सहायता से समझ लेते हैं कि यदि फ्लोएम की सहायता से मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन समझने के लिए आपको दो टर्म्स के बारे में समझना ज़रूरी है, जिसमें दोनों टर्म्स में से एक टर्म आता है आपका बच्चों सोर्स और दूसरा आता है सिंक। अरे भैया मैडम आपने क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या बोल दिया। अरे बच्चों डरो मत, कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें दो चीज़ें बस समझनी है, एक है सोर्स और एक है सिंक। सोर्स मतलब बनने वाली चीज़, ठीक है। सोर्स क्या होगा, प्लांट का वो पार्ट होगा जिसके अंदर कोई चीज़ बन रही है, ठीक है। क्या समझे आप, जिसके अंदर कोई चीज़ बन रही है। और हम यहाँ क्या बना रहे हैं, हम यहाँ बच्चों कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, क्योंकि फ्लोएम की सहायता से समझ रहे हैं। इस डेट के लिए फ्लोएम की सहायता से पढ़ रहे हैं, फ्लोएम की सहायता से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या बात करेंगे कि भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक। तो सोर्स क्या होता है, सोर्स हमेशा प्लांट का वो पार्ट होता है जिस पर किसका फॉर्मेशन होता है, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, मिनरल का फॉर्मेशन होता है। जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं रीजन ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सप्लाई एंड, ठीक है, सप्लाई एंड, क्योंकि यहाँ से ही चीज़ों को क्या है सप्लाई किया जाएगा, यहाँ से ही कार्बोहाइड्रेट को सप्लाई किया जाएगा। तो डेट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई एंड, ठीक है। सिंक क्या है, सिंक बच्चों जो प्लांट है उसका वो पार्ट होता है जहाँ पर सप्लाई की गई चीज़ क्या करती है, स्टोर होती है, ठीक है। जहाँ पर बनने वाली चीज़ प्लांट के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। तो उसको हम क्या सकते हैं, रीजन ऑफ स्टोरेज, रीजन ऑफ स्टोरेज, ठीक है। अब इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आई। अब थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को ये बताया कि फ्लोएम की सहायता से जब भी मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो हमेशा होता है सोर्स से सिंक की तरह, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है ऑफ द मिनरल वो कहाँ से कहाँ होता है बच्चों, सोर्स से सिंक की तरफ, ठीक। इतनी बात समझ में आई।
अब समझते हैं कि सोर्स क्या है। सोर्स प्लांट के अंदर वो पार्ट होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जहाँ पर किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होता है। और फॉर्मेशन किसका होगा, किसी भी मिनरल मॉलिक्यूल का होगा, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कार्बोहाइड्रेट का होगा, क्योंकि हम यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद क्या बनता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। फूड किसकी फॉर्म में बनता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनता है। इस वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोर्स को हम बोलते हैं रीजन ऑफ सिंथेसिस, ठीक, रीजन ऑफ सिंथेसिस। लेकिन इसे हम सप्लाई एंड भी बोलते हैं। सप्लाई एंड हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर चीज़ें बन गई, यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हो गया, अब यहाँ से चीज़ें ट्रांसफर भी तो होंगी, ठीक है। हम क्या समझ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ही तो समझ रहे हैं, तो यहाँ से चीज़ ट्रांसपोर्ट भी तो होगी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो यहीं से चीज़ ट्रांसपोर्ट होती है, सप्लाई होती है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई एंड। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। सिंक प्लांट का वो पार्ट होता है जहाँ पर कोई चीज़ जाके जो है स्टोर होती है, जहाँ पर बना हुआ खाना स्टोर होता है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सिंक बोलेंगे। अब यहाँ पर चीज़ स्टोर हो रही है, तो यहाँ पर जो चीज़ स्टोर है वो यूटिलाइज भी होगी, तो इसको हम और भी दूसरे नाम से जान सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों, रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन। नीचे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ डायग्राम बनाऊंगी तो आसानी से बन जाएगा। क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसे रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन भी बोलते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई कि सोर्सेस किसे कह रहे हैं और सिंक किसे कह रहे हैं। अब थोड़ा एक डायग्राम बनाती हूँ मैं रफली सा, उससे जो है थोड़ी चीज़ आप लोगों को और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमें मेनली हमने यहाँ पे प्लांट बना लिया है। प्लांट में हमें दो चीज़ें समझनी है। क्या समझनी है बच्चों, प्लांट में हमें दो चीज़ क्या समझनी है, एक हमें सोर्स के बारे में समझना है, एक हमें सिंक के बारे में समझ लेना है। तो सपोज डैट मैंने यहाँ प्लांट बना लिया, प्लांट के अंदर दो लीफ बना ली हैं, ये हमने क्या बना लिया, लीफ बना ली है, ये हमने रूट बना ली, ठीक है। ध्यान से समझते जाना। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि प्लांट का वो पार्ट जहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग जानते हैं कि प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा किस में होती है, लीफ में होती है। तो प्लांट का जो लीफ होगा, प्लांट का जो लीफ होगा वो क्या कहलाता है, प्लांट का सोर्स कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है फूड का, फॉर्मेशन ऑफ फूड। और मैंने बताया है कि प्लांट का वो पार्ट जहाँ पर किसी ना किसी चीज़ का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। और हमेशा याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो फूड बनता है वो हमेशा किस फॉर्म में बनता है बच्चों, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। इस डेट के लिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब क्या है, लीफ में फूड का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि केवल प्लांट के अंदर लीव्स ही होती हैं जिन्हें फूड की ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं है ना। प्लांट के और भी तो पार्ट्स हैं, जैसे कि उसके अंदर फ्लावर भी होते हैं, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ट्विग भी होती हैं, उसका स्टेम भी होता है, और उसमें रूट्स भी होती हैं। इन सभी को भी तो फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो अब ये क्या होता है, जो यहाँ पर बना हुआ फूड है, जो यहाँ पर बना हुआ ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है, वो कहाँ चला जाता है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। किसकी तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, इस टाइम में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। साथ ही के साथ वो किस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है बच्चों, रूट में भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, ये क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फूड बोल सकते हैं, नॉर्मल की लैंग्वेज में, यदि आपको समझना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझ कर चलिए कि ये क्या है, एक लीफ जो यहाँ पर क्या है, सोर्स है। यहाँ पर फूड का फॉर्मेशन हो गया इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ से सोर्स से जो फूड है, जो ग्लूकोज है, वो ट्रांसपोर्ट हो रही है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, और कहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है, रूट में क्या है, स्टोर हो जाती है। रूट में यहाँ पर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो मैंने बताया है कि प्लांट का वो पार्ट जहाँ पर कोई भी चीज़ स्टोर होती है या यूटिलाइज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिंक बोलते हैं। आई बात समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। दोबारा से समझिए, लीफ को हम सोर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फूड का फॉर्मेशन होता है। और हमने अभी देखा है कि प्लांट का वह पार्ट जिसके अंदर किसी चीज़ का फॉर्मेशन होता है, किसी चीज़ का कोई चीज़ बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब सोर्स से लीफ में खाना बना है, तो ऐसा तो नहीं है कि प्लांट में सिर्फ लीफ ही होती है जिनको फूड की जरूरत है, नहीं ना। प्लांट में बर्ड्स भी होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, स्टेम भी है,
है, रूट भी है, रूट टिप भी है, रूट हेयर्स भी है, इन सबको भी तो बने हुए फूड की जरूरत पड़ती है। तो अब फ्लोएम क्या करेगा, अब फ्लोएम क्या है, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। किसके साथ करेगा, मिनरल मॉलिक्यूल्स, जो किसकी फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, ग्लूकोज की फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है। तो जो फ्लोएम होता है वो इनको ट्रांसपोर्ट करता है नीचे की तरफ, और किस में जाके स्टोर हो जाता है, रूट में जाकर जो ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं या जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो स्टोर हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, वो स्टोर हो जाते हैं। और मैंने बताया है कि प्लांट का वो पार्ट जिसमें जाकर बना हुआ फूड क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलें। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है, सोर्स से सिंक की तरफ होता है। और किसकी सहायता से हो रहा है, किसकी सहायता से हो रहा है, याद रखिए, फ्लोएम की सहायता से हो रहा है। इतना सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया। ये ट्रांसपोर्टेशन का हमेशा जो प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, वो कहाँ से कहाँ की तरफ होता है, सोर्स से सिंक की तरफ होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि प्लांट के अंदर जो सोर्स और जो सिंक होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। जो सोर्स और जो सिंक, दो पार्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, वो कैसे होते हैं बच्चों, वो वेरिएबल होते हैं। तो सोर्स एंड सिंक बोथ आर वेरिएबल। अब ये क्या है भैया, ये क्या है बच्चों, देखिए इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो लीफ है वही सोर्स की तरह कार्य करे। ठीक है, ऐसा नहीं है जो लीफ है उसमें ही हमेशा क्या है वो कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, देखिए ऐसे समझिए कि ऐसा नहीं है कि जो रूट है हमेशा वो ही सिंक की तरह कार्य करे, और ऐसा नहीं है जो लीफ है वही हमेशा किसकी तरह कार्य करे, सोर्स की तरह कार्य करे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सीजन एंड अकॉर्डिंग टू नीड, जो सिंक और जो सोर्स होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, मतलब एक दूसरे के वर्क को चेंज कर सकते हैं। जो सोर्स और जो सिंक होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, एक दूसरे के चेंजेबल होते हैं। डैट मीन्स ये एक दूसरे के वर्क को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। ठीक है, अभी समझते डरिए मत। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा है कि जो लीफ है वो एज अ वर्क करती है सोर्स की तरह, और जो रूट है वो एज अ वर्क करती है सिंक की तरह। रूट के अंदर हमने क्या है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लिया भारी मात्रा में, ताकि जब उसे जरूरत पड़ती रहे वो क्या करती रहे, अदर पार्ट्स को ट्रांसफर भी करती रहे। ठीक है, लेकिन अब तक हमने क्या देखा है कि लीफ से ही रूट की तरफ ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिस वजह से हमने लीफ को सोर्स कहा और रूट को हमने सिंक कहा। ठीक, लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि सोर्स और सिंक एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो सोर्स है वो एज अ स्टोरेज वर्क कर सकता है, और जो रूट है वो किसकी तरह वर्क कर सकता है, सप्लाई एंड की तरह। सप्लाई एंड की तरह मैंने बताया ना कि जो सोर्स है उसे हम सप्लाई एंड भी कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को सप्लाई करता है। आप समझते हैं इसे। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो लीफ का एग्जाम्पल इसीलिए लिया था ताकि आपको जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्लियर कर सकूँ। मान लीजिए मैंने वही सेम दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं कि जो एक लीफ है कैसी है बच्चों, ओल्ड लीफ है, और जो यहाँ पे जो जिसके अंदर अभी तक हम समझ रहे थे फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही थी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही थी, वो कैसी लीफ है बच्चों, यंग लीफ है। राइट, अब देखिए मान लीजिए कि ये ओल्ड लीफ में भी क्या है, ओल्ड लीफ है, और इसकी अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये क्या कर सके, अपने अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके फूड का फॉर्मेशन कर सके। राइट, अब चाहे इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, फूड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, लेकिन ये अभी लगी तो हुई है ना पेड़ पर, समझ रहे हैं ना, अभी लगी तो हुई है, लगी हुई है, तो इसे चाहे छोटे अमाउंट में से कम अमाउंट में से खाना तो भाई इसको चाहिए। राइट, खाना तो इसे चाहिए। तो अब क्या है कि ये क्या है, अब चलिए इसने क्या है, अपने आप के फूड के पार्टिकल्स जो इसके अंदर बने थे वो इसने हमने क्या समझा, फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट कर दिया, और ये क्या हो गई, शेड आउट हो गई, गिर गई। क्या हो गई बच्चों, शेड आउट हो गई, ये लीफ से गिर गई। अब ये जो गिरी और ये जिस क्या कर सकते हैं, डाल पर, जिस डाल पर ये प्रेजेंट थी वो तो अभी ऐसी की ऐसी है ना, इस तरीके से। ठीक है,
वो तो ऐसी की ऐसी है ना, ऐसी तो होती है ना लीफ, इस तरीके से ऐसी तो होती है ना। अब ये गिर गई, ये शेड आउट हो गई क्योंकि ये ओल्ड लीफ थी, ये गिर गई। अब बच्चों ये गिर गई है, ये गिर गई है, पर डाल तो वही है ना, तो डाल को तो जरूरत है ना किसकी, फूड की जरूरत है ना। और डाल के अंदर तो भैया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो नहीं सकती है, क्योंकि हम वुडी प्लांट समझ रहे हैं, हम वुडी प्लांट समझ रहे हैं। वुडी प्लांट्स में जो डाल होती है वो भी ठोस होती है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट है नहीं जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सके, तो लेकिन उसे फूड तो चाहिए अपनी ग्रोथ करने के लिए, भाई वो तो ऐसी कैसी है ना। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो सिंक होगा वो सिंक होगा। अब तक वो वर्क कर रहा था स्टोरेज की तरह, अब तक वो वर्क कर रहा था किसकी तरह बच्चों, स्टोरेज की तरह, ठीक है, स्टोरेज की तरह वर्क कर रहा था, लेकिन अब वो वर्क करने लगेगा सप्लाई एंड की तरह। किसी तरह वर्क करने लगता है बच्चों, सप्लाई एंड की तरह, सप्लाई एंड की तरह। क्या समझे, देखिए यहाँ समझाती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि मान लीजिए जो ओल्ड एज की जो लीफ थी, अब वो ओल्ड हो चुकी है, वो शेड आउट हो गई है, प्लांट से गिर चुकी है, लेकिन वो जिस डाल पर लगी हुई थी वो डाल तो अभी प्लांट में ही प्रेजेंट है ना। ये सीजन पता सीजन के अकॉर्डिंग होता है, सीजन आप स्प्रिंग सीजन ले सकते हैं, जो पतझड़ का मौसम होता है उसमें क्या है, प्लांट्स की लीफ क्या गिर जाती है, प्लांट्स की लीफ गिर जाती हैं, लेकिन जो उसकी डालें हैं वो तो उसके अंदर अभी भी प्रेजेंट है ना। अब उस कंडीशन में क्या होता है कि रूट के अंदर जो फूड स्टोरेज होता है, जो फूड स्टोरेज होता है, क्योंकि रूट हमारा क्या था, सिंक था ना, तो रूट के अंदर जो फूड है वो तो स्टोर हो रहा है इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज की फॉर्म में जो स्टोर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। और रूट ऐसा तो है नहीं जितना फूड अपने अंदर स्टोर करिए वो सभी को यूज कर लेती है, स्टोर करके रख लेती है। अब स्प्रिंग सीजन आया, पतझड़ का मौसम आया, और तो पतझड़ के मौसम पे आने पर जो लीव्स हैं वो गिर गई हैं, ऊपर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है। अब जिन जिन डालों से लीफ गिरती हैं उन डालों को भी तो फूड चाहिए। तो होता क्या है, जो रूट होती है वो अब वर्क करने लगती है सोर्स की तरह, यानी कि सप्लाई एंड की तरह, और अपने अंदर जो स्टोरेज फूड होता है उसको वो क्या करने लगती है, ट्रांसपोर्ट करने लगती है, किसमें, जो डाल जिससे लीव्स जो है गिर चुकी थी। ये क्या है, डाल है बच्चों, डाल है जिस पर ओल्ड एज की लीफ प्रेजेंट थी, या हम ऐसा कह सकते हैं कि स्प्रिंग सीजन में जो लीव्स थी वो गिर गई थी पर वो डालें उपस्थित हैं, तो उन डालों को भी तो फूड चाहिए। तो उस कंडीशन में जो सिंक होता है, जो हमारी क्या होती है, रूट का हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, रूट क्या करती है, जाइलम के थ्रू मिनरल्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट करने लगती है डाल की तरफ ट्रांसपोर्ट करने लगती है। तो यहाँ पर अब जो वर्क करती है, जो सोर्स है, ठीक, यहाँ पर जो सोर्स है, यहाँ पर जो लीफ थी जो वर्क कर रही थी, अब तक वो चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर जो डाल होती है वो सिंक की तरह वर्क करने लगती है, सिंक की तरह वर्क करने लगती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कैसा रीजन हो गया, रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पर जो रूट अब तक किसकी तरह वर्क कर रही थी, रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन या रीजन ऑफ स्टोरेज, ये क्योंकि यहाँ से क्या कर रही है, फूड पार्टिकल्स को सप्लाई कर रही है। तो अब ये वर्क करने लगती है सोर्स की तरह, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन जो सोर्स है वो वर्क करने लगता है सिंक की तरह, और जो सिंक है वो वर्क करने लगता है किसकी तरह बच्चों, सोर्स की तरह। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि सोर्स को हम एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, किसके नाम से जान सकते हैं बच्चों, सप्लाई एंड, बताया था ना मैंने आपको, सप्लाई एंड, ठीक। और जो सिंक है उसे हम दूसरे नाम से जान सकते हैं, किस नाम से बच्चों, रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जब जो लीव्स हैं वो गिरने लगती हैं, झड़ने लगती हैं, और जो उनकी डालें बच जाती हैं, क्योंकि अब तक जो डालों के ऊपर लीव्स प्रेजेंट थी वो उनको फूड ट्रांसपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब लीफ ही झड़ गई है तो उनको फूड कौन दे। तो उस कंडीशन में रूट के अंदर जो फूड स्टोर होता है, क्योंकि वो एज अ सिंक वर्क कर रही थी, लेकिन अब वो वर्क करने लगती है सप्लाई एंड की तरह, सोर्स की तरह, और अपने अंदर स्टोर कार्बोहाइड्रेट या फूड को ट्रांसपोर्ट कर देती है उन डाल की तरफ, जिससे लीव्स जो है स्प्रिंग सीजन में झड़ चुकी है।